हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे डिसऑर्डर्स देख रहे हैं। जितने भी बीमारियां होते हैं, जितने एनसीईआरटी में दिए हैं वो सारे देख लेंगे, हर चैप्टर का। स्टार्ट करेंगे अभी तो। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया है एनसीईआरटी में से, तो उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे बाद में, लास्ट तरफ जब नीट पास आ जाएगा तब देखते हैं। अभी जो चैप्टर्स है वहाँ से देख रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, वो चैप्टर है, सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो वहाँ से देखते हैं। पहला डिसऑर्डर जो दिया है वो आस्थमा दिया है। इसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एक पॉइंट है, और एक जो कीवर्ड है इसमें वो ये है कि वीजिंग होता है। इसमें वीजिंग साउंड आता है। वो कैसा साउंड होता है यूट्यूब के किसी वीडियो में से मैं क्रॉप करके लगा दूंगा, अगर कॉपीराइट इशू ना आए तो देखते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक डाल दूंगा जिसमें ये साउंड होगा, चेक कर सकते हो। वीजिंग साउंड याद हो जाएगा उससे। इसमें होता क्या है, तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का इन्फ्लेमेशन होते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब वही स्वेलिंग एंड रेडनेस। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स कौन से होते हैं, तो ये डायग्राम में देख लेते हैं कौन से पार्ट होते हैं। ये देखो, ये लंबा वाला ट्यूब है, ये ट्रैकिया होता है। फेरिंग्स, लैरिंग्स वो सब ऊपर होते हैं। ये ट्रैकिया है, ये मेन वाला। इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। ये सी शेप्ड होते हैं, पूरे तरह से कवर्ड नहीं होते हैं, एक तरफ से प्रोटेक्शन देते हैं। फिर यहाँ पे इसका पहला ब्रांचिंग होता है, इस ब्रांचिंग को ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर इसमें से ब्रोंकियोल्स निकलते हैं, देखो सब ब्रांचेस है इसके, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल और टर्शरी ब्रोंकियोल्स। इस तरह से डिवीजन होते हैं। तो ये ब्रोंकाई, जिसको कि ब्रोंकस लिखा है यहाँ पे, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, ये देखो ये लेबल्ड है। ये टर्शरी ब्रोंकियोल लेबल्ड है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी भी होते हैं। यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है और इसके वजह से आस्थमा होता है। ठीक है, देखो इसमें फ्लूइड नहीं भरता है लंग्स में। बहुत कंफ्यूजन होता है जनरली कि लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, वो निमोनिया में होता है। इसमें कोई फ्लूइड नहीं भरता है। निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये एलर्जीज वगैरह जो होते हैं, डस्ट एलर्जी, पोलन एलर्जी, माइट एलर्जी, उन सब से होता है। ठीक है, अगला देखते हैं एम्फीसेमा। ये स्मोकर्स, सिगरेट स्मोकर्स में सबसे ज़्यादा होता है। क्रोनिक डिसऑर्डर है, मतलब वही जो लाइफ लॉन्ग रहेगा। एल्वियोलर वॉल्स होते हैं जो डिफ्यूजन बाउंड्री, वो डैमेज हो जाएंगे, तो इसके वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होगा। तो ये एल्वियोलर वॉल्स में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है, ये डैमेज हो जाएंगे तो रेस्पिरेटरी सरफेस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा इससे, जिसको कि फिर ये सिगरेट स्मोकर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे वही लिखा है, मेनली ऑकर्स ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। फिर ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इसको देख लेते हैं। ये काम से रिलेटेड है। अगर कोई काम करता है ऐसे इंडस्ट्री में, ऐसे फैक्ट्रीज में जहाँ पे ग्राइंडिंग, क्रशिंग, स्टोन वगैरह होते हैं, तो उनको होता है। देखते हैं क्या लिखा है, ड्यू टू डस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज। तो ये वही इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है। इसमें जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो हैंडल नहीं कर पाता इस इतना ज़्यादा एक्सपोजर को। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी फेल्स टू हैंडल सच सिचुएशन। लॉन्ग एक्सपोजर, अगर इसमें एक्सपोजर लंबे टाइम के लिए छोड़ दें तो फाइब्रोसिस हो सकता है, जो कि बहुत डेंजरस कंडीशन है फाइब्रोसिस। या देखो क्या लिखा है, विच इज़ अ सीरियस लंग डैमेज। इसका प्रिकॉशन वही है, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। प्रोटेक्टिव मास्क यूज करना है, इसमें मास्क पहनना रहता है, स्पेशलिटी मास्क, जो कि इन पार्टिकल्स को इनहेल करने से आपको रोक दें। इसके बाद ये खत्म होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट के जितने भी डिसऑर्डर्स है उस पर पहले वीडियो बनाया है, उसको इसमें जोड़ दूंगा। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो उस पार्ट को स्किप कर लेना। सॉरी, वो वीडियो देखे हो तो उस पार्ट को स्किप कर लेना, अगर नहीं देखे हो तो देख लो इसमें से। ठीक है, अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स पे चलते हैं। यूरेमिया, देखो ये यूरेमिया बहुत डिटेल्ड तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे फ्लो चार्ट्स के हेल्प से, और यहाँ से समझने में इजी होगा। बुक में तो खैर स्टेटमेंट के हिसाब से दिया है, यहाँ पे फ्लो चार्ट से देखते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड ड्यू टू मैल फंक्शन ऑफ किडनीज। तो किडनीज अगर काम करना बंद कर दे तो यूरिया जम जाता है, क्योंकि इसको फिल्टर करना किडनी का काम होता है, और इसमें माल फंक्शनिंग हो जाए तो फिल्टर नहीं हो पाता है और ब्लड में यूरिया जमने लगता है। तो ये वही लिखा है, हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलुअर। ये रेनल फेलुअर बोलते हैं इसको। ये आगे देखते हैं ये क्या होता है। इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसमें वही डायलिसिस करते हैं, हीमोडायलिसिस उसका नाम है। ये देखो हीमोडायलिसिस लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है अभी ये फ्लो चार्ट के फॉर्म से समझते हैं। देखो ब्लड एक आर्टरी में से ड्रेन किया जाएगा, उसमें हेपेरिन ऐड किया जाएगा। हेपेरिन क्या है, तो कोएगुलेंट है, ये ब्लड कोएगुलेशन होने से रोकेगा। फिर इस ब्लड को एक डायलाइजिंग यूनिट में छोड़ दिया जाएगा, जिसको कि आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। क्या होता है ये डायलाइजिंग फ्लूइड, तो प्लाज्मा में जो भी कॉम्पोजिशन होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में, वही सब होते हैं माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट। प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं यूरिया वगैरह, वो होते नहीं है। तो नहीं होते तो क्या होगा, जो वेस्ट ब्लड में है वो डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है। तो इसमें भी वही है, ब्लड में हाई होगा नाइट्रोजनस वेस्ट, इसमें तो है ही नहीं, तो इसमें मूव कर जाएगा, ब्लड से निकल जाएगा, वही हमें चाहिए था।
फिर ब्लड को बॉडी में छोड़ना है। उससे पहले हम क्योंकि हेपेरिन डाले थे ब्लड में, तो अभी एंटी हेपेरिन डाल देंगे तो उसका एक्शन को माइनस कर देगा। उसके बाद इस ब्लड को एक सूटेबल वेन से बॉडी में वापस भेज देते हैं। तो ऐसे होता है डायलिसिस, यही प्रोसेस है, बहुत से जान बचाता है हर साल। फिर इससे भी काम ना हो पाए और सीरियस कंडीशन है तो उसको रेनल फेलुअर बोलते हैं, इसको किडनी फेलुअर बोलते हैं। इसमें एक ही सोल्यूशन है, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ट्रांसप्लांटेशन में फिर वो साइक्लोस्पोरिन ए वगैरह दिया जाता है जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, नहीं तो फिर बॉडी में क्या वो ऑर्गन को अटैक करने लग जाएगा। तो क्योंकि वो एक बाहर के किसी और के बॉडी से लिया गया है तो बॉडी को समझ में आ जाएगा कि ये किडनी हमारा नहीं है, बाहर से लिया गया है। तो उस पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है ना, वो उसको मारना शुरू कर देगा। तो उसको बचाने के लिए हमें इम्यूनोसप्रेसेंट वगैरह खाने पड़ते हैं, लाइफ टाइम के लिए खाने पड़ते हैं। और वो इम्यूनोसप्रेसेंट हम इसमें माइक्रोब्स चैप्टर में देखेंगे, साइक्लोस्पोरिन ए वगैरह में से आता है। रेनाल कैलिकुली देखते हैं इसके बाद। ये सबको पता ही होता है, जो किडनी स्टोन्स होते हैं उसी को बोलते हैं रेनाल कैलिकुली। इसमें क्या होता है, तो क्रिस्टल्स ऑफ ऑक्सैलेट्स वगैरह, इसमें ऑक्सैलेट कैल्शियम वगैरह वही जम जाते हैं और स्टोन के फॉर्म में किडनी में स्टोर हो जाते हैं। ये फिर पेन करता है, यूरिनेशन के टाइम पे पेन वगैरह होता है। अल्ट्रासाउंड से इसका डायग्नोसिस होता है और फिर उसको साउंड वेव से क्रश कर देते हैं जो कि यूरिन में पास हो जाएगा, या फिर उसको सर्जरी करके रिमूव किया जाता है। वो हमारे बुक में नहीं है तो उतना हमें जानना नहीं है। किडनी स्टोन्स जो है एक क्रिस्टल्स ऑफ ऑक्सैलेट्स एक्सेट्रा, इतना ही लिखा है बस बुक में, तो इतना ही पढ़ना। इसके बाद आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये क्या है, तो ये ग्लोमेरुलस होता है ना, वो नेफ्रॉन जो है यूनिट होता है, उसमें ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल, वो सब हमें पता ही है। तो उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है किडनी में, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी, बस इतना ही है। इसमें इससे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अगला चैप्टर देख रहे हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इसके डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस दिया है पहले, ये देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, बॉडी के अपने सेल से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, वो खुल नहीं पाते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जिसके वजह से फिर आगे सिग्नल जा नहीं पाता है, उसी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। देखो लिखा है वही चीज, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अफेक्टेड। इसमें होता क्या है, तो थकान होता है, वही सब, फटीग, वीकनिंग, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, वो पैरालिसिस के चांसेस भी रहते हैं, वही लिख दिया है, एनसीईआरटी से उठाया गया है। फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, देखो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। देखो याद करने का तरीका ये है, इसमें फिर वही उल्टा कॉन्सेप्ट लगता है। ये देखो माइस्थेनिया ग्रेविस में जी है, लेकिन ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ये डिस्ट्रॉफी में जी नहीं है, लेकिन ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये बस याद करने का तरीका है। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और स्केलेटल मसल्स का प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता है इसमें। हाँ, इसमें देखो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनना चाहिए, उसके अगेंस्ट जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये वाले जीन में म्यूटेशन होता है, ये जीन से आरएनए बनना चाहिए, इस आरएनए से फिर ये प्रोटीन के लिए कोड करता है। ये प्रोटीन क्या है, डिस्ट्रोफिन। तो इसी जीन में म्यूटेशन हो जाएगा जिसके वजह से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बन नहीं पाएगा, तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रॉब्लम होता है। आगे देखते हैं क्या दिया है। टिटनी दिया है, ये रैपिड स्पैज्म है, कैल्शियम लेवल डिक्रीज होने से ब्लड में होता है रैपिड स्पैज्म मसल, इतना याद रखना है। उसके बाद आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस में कुछ बोला नहीं है, बस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, उतना ही याद रखो। ऑस्टियोपोरोसिस दिया है उसके बाद। ये देखो एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, इसमें बोन मास कम हो जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाता है और फिर इसमें फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। और इसका रीज़न क्या है, तो डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। देखो इसमें होता क्या है, एक एज के बाद, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर दिया है ना, इसको बताता हूँ। एक एज के बाद मेनोपॉज होता है तो मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, जिसके वजह से फिर हार्मोन्स का लेवल चेंज होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल घटता है, जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें वही विटामिन डी और कैल्शियम टैबलेट्स वगैरह रेकमेंड किए जाते हैं। कैल्शियम तुम ऐसे खाओगे तो वो एब्जॉर्ब होने के लिए फिर विटामिन डी चाहिए, उसके वजह से फिर वो सनलाइट एक्सपोजर, वो सब कॉन्सेप्ट आता है, कैल्शियम और विटामिन डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट गाउट दिया है, ये भी सबको पता होता है, यूरिक एसिड जम जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, देखो आर्थराइटिस जैसा ही है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। इसमें वो पैरों में प्रॉब्लम होता है, मतलब पेन होता है, अड़े होने से ज़्यादा टाइम के लिए पैर में पेन होता है, वही सब होता है। ये गाउट है, यूरिक एसिड इसमें कीवर्ड है, इसको याद रख लेना। ठीक है, अगले चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। इसमें देखो ये ग्रोथ हार्मोन होता है, सबको पता है। ये अगर एक्सेस में सिक्रीट हो जाए हाइपोथैलेमस से तो इसमें से जाइजेंटिज्म हो सकता है, ये खैर किसी एज में होता है। एक्रोमेगाली जो है ये अडल्ट्स में होता है, अगर अडल्ट्स में वही है एक्सेस ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो उस प्रॉब्लम का नाम है एक्रोमेगाली। इसमें देखो क्या क्या लिखा है, कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्री मैच्योर डेथ
इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। तो इसको टाइमली ट्रीटमेंट का ज़रूरत होता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट है तो उससे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता है। ये वही लिखा है ड्वार्फिज्म, ये पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला एडीएच डेफिशिएंसी पे, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। इससे, इसके डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। ये होता क्या है, वाटर वगैरह रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, तो जिसकी वजह से कि यूरिनेशन ज़्यादा होता है। देखो, लो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लीडिंग टू फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये एडीएच का डेफिशिएंसी पे था। अभी आयोडीन देखते हैं। आयोडीन का अगर डेफिशिएंसी हो तो ये थायराइड हार्मोन्स के साथ रिलेटेड होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, जिससे कि ये देखो जी से गॉइटर, एम से मिक्सेडेमा और सी से क्रेटिनिज्म। इसको ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको ऐसे जीएमसी से याद रखते हैं। जीएमसी आप सबको पता ही होगा, आप सब वही चाहते हो कि आपको मिले, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को जीएमसी बोलते हैं। तो ये वही है, गॉइटर, मिक्सेडेमा, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो है वो अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है तो उसमें देखो अंडर डेवलप्ड बेबी होता है, स्टंटेड ग्रोथ, उसमें मेंटल रिटार्डेशन मिल जाएगा, आईक्यू उसका लो होगा और डेफ म्यूटिज्म होगा। डेफ म्यूटिज्म क्या है बताता हूँ। देखो, डेफ का मतलब सबको पता ही है, जो सुन ना पाए, और म्यूटिज्म का मतलब है जो बोल नहीं पाता है, म्यूट रहता है जो हमेशा, है ना, वही है म्यूटिज्म, बोल नहीं पाता और उसके साथ साथ डेफ भी होता है। अगला देखते हैं। देखो, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स इन द थायराइड ग्लैंड, इससे हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, या फिर इसे ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। ये हो जाता है, यहाँ पे कुछ स्क्रिबल सा कर दिया, उसको मिटा देते हैं। हाँ, तो ये जो डिजीज है, इसमें आईबॉल्स का प्रोट्रूजन होता है। यहाँ पे देख सकते हो, इस फोटो में वही दिखा रखा है, प्रोट्रूडेड आईबॉल्स। और इसमें इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट मिलता है और वेट लॉस होता है। ठीक है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म का था। आगे देखते हैं। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो इससे एडिशंस डिजीज होता है। ऐसे कुछ ज़्यादा हो जाए तो उसको ऐड करना बोलते हैं, एडिशन उससे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे अंडर प्रोडक्शन से हो रहा है, तो ऐसे याद रख लेना, थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट है। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स हो तो उसको एडिशंस डिजीज। इसमें ऑल्टर्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मिलता है, एक्यूट वीकनेस, एक्यूट मतलब वही जो आता रहे, एपिसोडिक, और फिर फटीग होता है। फटीग मतलब भी वही है, थकान। और फिर देखो, अंडर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, ये सबको पता होता है। आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस होते हैं, उसमें अल्फा बीटा और गामा सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स, सॉरी। उसमें बीटा सेल्स में से अगर इंसुलिन का अंडर प्रोडक्शन हो जाए तो उससे डायबिटीज मेलिटस होता है। देखो, एडीएच के डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस होता था, इससे डायबिटीज मेलिटस होता है। ये वो शुगर से रिलेटेड है। इसमें देखो, ग्लूकोज नॉट कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज डाइजेस्ट हो गया वो तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हम खाते हैं, जो एक्स्ट्रा चीनी खाते हैं, वो जब है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। जो स्टोर होना चाहिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर होना चाहिए, लेकिन ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन ही ये काम करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। अब वो नहीं है तो ये स्टेप नहीं हो पाता है। और फिर एक्सेसिव ग्लूकोज जब रह जाता है बॉडी में तो फिर वो वही यूरिन से बाहर आएगा, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन और फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, कीटोस यूरिया भी बोलते हैं, ये भी दिख जाता है। कीटोन यूरिया ये भी यूरिन में दिख जाता है, कीटोन बॉडीज वगैरह टेस्ट करते हैं यूरिन का, उसमें ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज अगर मिल जाए तो उसका मतलब वही डायबिटीज मेलिटस सस्पेक्ट किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट देख लो, इंसुलिन थेरेपी है ना, इसको इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं, उससे इसका ट्रीटमेंट होता है। अभी हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो यूनिट में, उसके जो डिजीजेस है वो देख लेते हैं। एक ही साथ डाल दिया वो सारे डिजीजेस, और वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे दूसरा वीडियो आएगा, वो देख लेना, उसको अलग से देंगे जेनेटिक्स पढ़ाने के बाद। इसमें देखो, एसटीडीज जो होते हैं इनको वेनेरियल डिजीज भी बोलते हैं, आरटीआई भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसमें क्या क्या होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ये गोनोरिया हो सकता है, साइफिलिस हो सकता है, क्लमाइडियासिस हो सकता है, जेनेटल वॉट्स हो सकते हैं और ट्राइकोमोनियासिस हो सकता है। इसको ऐसे याद कर लेना जैसे दिया है, कुछ सीक्वेंस वगैरह बना लेना, जीएसटी ऐसे कुछ भी बन जाए तो बन जाए, उसी को बना लेना, जीएसटी, सीजी, जीसी कुछ भी देख लेना अपना। इसमें देखो, ये तीन जो डिजीज़ है, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हर्पीज, ये भी एसटीडी है, लेकिन इनको अलग से मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं होते हैं। अगर इनको, ये जो इस तरफ लिखे हुए हैं, इनको अगर टाइमली ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो ये ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये क्यूरेबल नहीं होते हैं। एक बार हो गया तो जनरली लाइफ लॉन्ग रहता है। अगर एक्यूट हेपेटाइटिस बी है तो वो चला जाएगा,
लेकिन अगर क्रोनिक हो गया तो वो फिर हो ही जाता है, रह ही जाता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस कॉज्ड बाय एसटीडीज व्हेन दे गो अनट्रीटेड फॉर लॉन्ग, क्या क्या हो सकता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, अबॉर्शन हो जाता है, क्योंकि बच्चों का डेथ होना प्रेगनेंसी में ही, स्टिल बर्थ होता है, ये भी वही है, डेड बेबी का बर्थ होना जो कि स्टिल बर्थ बोलते हैं। बेबी में मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि वो डेड होता है, तो इसीलिए उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी पता ही होगा, सुने होगे, ये जब इम्प्लांटेशन वो होता है फैलोपियन ट्यूब वगैरह में हो जाता है, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नहीं होके फैलोपियन ट्यूब में बेबी ग्रो करना शुरू कर देता है, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। फिर ये इनफर्टिलिटी, ये तो सबको पता ही होता है, बच्चे प्रोड्यूस ना कर पाना, इनफर्टिलिटी, इनएबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, अगर ये डिजीजेस ज़्यादा दिन के लिए रख दिए जाए, ट्रीट ना किए जाए, तो कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। शायद इतना ही था, हाँ इतना ही था, चलो थैंक यू, बाय बाय।